स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पिछले वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये चर्चा किया था कि इतिहास वास्तव में क्यों भूल जाता है पिछली वीडियो में, और ये भी आपको बताया था कि वास्तव में यूपीएससी और यूपीपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इतिहास के अध्ययन की दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग इतिहास का वर्गीकरण भी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। आपको बता दूं, इतिहास का कोई भी वर्गीकरण ऐसा नहीं है कि विवाद रहित है। कोई भी क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ कोई न कोई विवाद होगा। फिर ये वर्गीकरण क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि किसी भी विषय को समझने के लिए अगर हमने उसको क्लासिफाई कर दिया तो थोड़ा आसान हो जाता है। यानी समझ को आसान बनाने का ये दूसरा चरण है। पहला चरण हमने कल आपको बताया कि आपको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करना है, निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को देखना है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने दिमाग में क्लासिफाई कर लेना है जो विभिन्न प्रकार के टाइम पीरियड हैं। और एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बता दूं कि जब भी हम लोग इतिहास की बात करते हैं, बहुत सारे लोग इतिहास का काल विभाजन भी कहते हैं, डिवीजन ऑफ इंटरवल्स भी बात करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ हमें सन से मतलब नहीं है, प्रवृत्तियों से मतलब है। एकदम डेट रटने की ज़रूरत नहीं है कि इस समय से लेकर के इस समय तक, इस समय से लेकर इस समय तक नहीं। जो भी वर्गीकरण होता है वो इतिहास में उसी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अनुरूप होता है। तो आप टाइम पीरियड पे एकदम ध्यान नहीं देंगे। एंशिएंट में तो शायद ही आप देखेंगे एक दो डेट अगर छोड़ दिया जाए तो कभी डेट भी आपसे पूछा गया हो, खास करके यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल पे। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं कि किस आधार पर इतिहास को बांटा गया या डिवाइड किया गया। देखिए, इतिहास के वर्गीकरण का कुछ लोगों ने समय को भी आधार बनाया, लेकिन वो बहुत वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि एक ही समय पर सभ्यता और संस्कृति का जो स्तर है वो अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आज के डेट की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है आज का डेट समय एक होगा, चाहे वो दिल्ली के लिए हो, चाहे पूर्वांचल का कोई एक गांव हो या पूर्वोत्तर का कोई एक गांव हो। अगर इन तीनों की, या मान लीजिए कि आपने दिल्ली को रखा और किसी राज्य की राजधानी को रखा और किसी भी राज्य के एक गांव को रखा, तीनों के लिए समय एक है, लेकिन उनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल स्टेटस में, खास करके इकोनॉमी, सोशल और कल्चर स्टेटस में सेम टाइम में अंतर है कि नहीं है। इसलिए समय का पैरामीटर उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। तो वास्तव में जो सर्वमान्य आधार है इतिहास को वर्गीकरण करने का वो है लिपि, स्क्रिप्ट। लिपि के आधार पर अगर आप देखेंगे तो वो है इतिहास के वर्गीकरण का जो सबसे वैज्ञानिक आप कह दें या प्रचलित कह दें, वो है लिपि के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट। कैसे डिवीजन किया गया इतिहास के वर्गीकरण लिपि के आधार पर? आपको बता दूं, 3 काल में डिवाइड किया गया। एकदम शुरू से हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। एक वो जब लिपि का ज्ञान ही नहीं था, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस प्री हिस्टोरिक पीरियड की क्या खासियत थी कि लिपि का ज्ञान नहीं था। स्क्रिप्ट वॉज नॉट नोन टू द सोसाइटी। भाषा थी, वो लिखना नहीं जानते थे। राइट? ऐसे काल को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद संस्कृति का विकास और हुआ। अब याद रखिएगा, यहाँ पर आपको साहित्य नहीं मिलेगा, लेकिन कल्चर तब भी मिलेगा। खैर, हम लोग चर्चा करेंगे जब और डिवीजन को आगे बढ़ेंगे। प्रागैतिहास के साथ साथ दूसरा जो आधार रहा वो आद्य इतिहास का।
प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री की स्थिति क्या थी? अगर आप देखेंगे लिपि के संदर्भ में, यहां लिपि का ज्ञान है, स्क्रिप्ट वॉज नोन, लिपि का ज्ञान है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया। आप कह सकते हैं कि सर लिपि का ज्ञान हो, पढ़ा ना गया हो, और लिपि का ज्ञान ना ही हो, तो हमारे दृष्टिकोण से क्या अंतर है दोनों में? वास्तव में हम देखेंगे कि हमारे पर्टिकुलर जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास में कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है अंतर। दोनों को पुरातात्विक आधार पर ही हम लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम प्रागैतिहास से आद्य इतिहास तक आते आते आप ये देखेंगे कि कम से कम सभ्यता में लिपि का विकास शुरू हो गया, राइट। इसके बाद जो तीसरा चरण है वो है आपका ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल फेज। और जो हिस्टोरिकल फेज है, आपको बताऊं, यहां पर लिपि का भी ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था और इसे पढ़ा भी गया। क्लियर? तो इस आधार पर हम लोग इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जो ऐतिहासिक काल है और प्रागैतिहासिक और आद्य इतिहास, अगर हम सारे इतिहास में समय के दृष्टिकोण से देखें तो प्रागैतिहास और आद्य ऐतिहासिक काल में इन दोनों को मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो लगभग मोर देन 99% जो इतिहास है वो इसी कालखंड का है। ये बात अलग है कि सिलेबस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो 1% वाले से ज़्यादा पूछा जाता है, 99% वाले से पूछा ही नहीं जाता। ऑप्शनल में भी नहीं, जीएस में तो लोग बताते भी नहीं हैं। लेकिन हम यहाँ जीएस और ऑप्शनल की बात ही नहीं कर रहे हैं। कल भी चर्चा में हमने इतिहास के समझ की बात की थी और आज भी इतिहास के समझ की ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे और इसीलिए हमने थोड़ी सी अपेक्षाकृत छोटी वीडियो डाली है कि आप इस चीज़ को समझ करके अवधारणात्मक स्तर पर थोड़ा सा क्लियर हो सकें, राइट। अब हम लोग आते हैं प्रागैतिहासिक काल में, फिर हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार से इसे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इसमें डिवाइड करते हैं। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न क्या है, कैसे है, आइए देखते हैं। जब ऐतिहासिक काल को अगर आप देखेंगे, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो एक तरह से ऐतिहासिक काल का विभाजन है, जिसे हमने आपको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। जैसे इसको आप मानिए इतिहास, मान लीजिए इतिहास के मूल्य हैं ये। हालांकि आर्थिक आंकड़ों का आप कर सकते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का आप कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। भाई मूल्य तो क्या करते हैं, अमूर्त विचार होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक दुस्साहस किया कि अगर एक ऐसा पैरामीटर माना जाए कि हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर और सोशल को एक मूल्य मान करके रिप्रेजेंट करें और यहाँ समय को रिप्रेजेंट करें, तो हम अपने ऐतिहासिक काल को इन भागों में बांट सकते हैं। जैसे जहाँ से लिपि की शुरुआत हुई, शुरुआती काल से अगर आप देखें, हालांकि अगर आप इसमें पूरे इतिहास को भी डिवाइड कर दें तो कोई बात नहीं है, ये आदिकाल में आपका प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक दोनों पार्ट आ सकता है। दोनों के लिए ये ग्राफ एकदम से सही होगा। तो जहाँ से आप अपनी सभ्यता की शुरुआत करते हैं, वहाँ से लेकर के जब विकास होता है, लगातार निरंतर विकास होता रहता है, तो एक ऐसा समय आता है जब वो काल स्वर्ण काल कहलाता है या गोल्डन एरा कहलाता है, राइट। गोल्डन एरा। आपको बता दूं कि सर, आप पूछेंगे कि सर गोल्डन एरा क्या है। वास्तव में गोल्डन एरा की जो अवधारणा दिया
वो सबसे पहले दिया टॉमस मूर ने, और टॉमस मूर की किताब है यूटोपिया। मतलब ये कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है, एक कल्पना है, यूटोपिया है। और वो यूटोपिया ये इस पुस्तक के नाम, इसमें ही यूटोपिया में टॉमस मूर ने बताया कि हम स्वर्णकाल उस काल के लिए कह सकते हैं जब किसी भी अन्य काल की अपेक्षा, इस पूरे काल की बात हम कर रहे हैं, किसी भी अन्य काल की अपेक्षा पर्टिकुलर काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में अपेक्षाकृत हमें क्या दिखाई देता है, अधिक विकास दिखाई देता है, तो हम उस काल को स्वर्णकाल कहते हैं। और वास्तव में अलग अलग राष्ट्र के लिए, अलग अलग संस्कृतियों के लिए स्वर्णकाल जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि स्वर्णकाल के समय में सब कुछ सोने का ही था, सब कुछ दूध और दही की नदियां ही बहती थी, ऐसा नहीं है। कॉम्परेटिवली अगर देखा जाए तो किसी काल की अपेक्षा में यदि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल वैल्यूज में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दिखाई देती है तो उस काल को स्वर्णकाल कहा गया। और शुरू से लेकर के, आदिकाल से, फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर के गोल्डन एरा का जो समय है वो कहलाता है क्या, स्वर्णकाल। ये वो कहलाता है आपका एंशिएंट एज या एंशिएंट एरा, राइट। आप कहेंगे कि सर भारत के संदर्भ में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा गया है ना। बहुत सारी कमियां हम आपको जब वहाँ हैं तो बताएंगे, लेकिन मोटी मोटा समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि सर स्वर्ण काल तक का जो समय रहता है वो रहता है एंशिएंट युग का। आपको बताऊं, जब टॉप पे रहेगा तो उसके बाद गिरावट होगी, और जो गिरावट का जो काल है वो मेडिवल एज कहा गया। बहुत सारे लोगों को इस शब्दों पे आपत्ति होगी और होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में सब कुछ गिरा ही नहीं, यहाँ गिरावट का मतलब संदर्भ क्या है कि जिस संस्कृति का हम अध्ययन कर रहे हैं उस संस्कृति के मूल्यों में गिरावट दिखाई देगी, सोसाइटी में गिरावट दिखाई देगी, और जाहिर सी बात है इसमें नए मूल्य स्थापित होंगे, राइट। और वो नए मूल्य स्थापित होंगे तो इस सभ्यता के संदर्भ में हमने आपको गिरावट कही है ना, एज ए टोटल की बात कतई नहीं कही है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे जब आप 6वीं शताब्दी या 8वीं, 9वीं, 10वीं का देखेंगे, इसी में बीच में आता है पूर्व मध्यकाल भी आता है, लेकिन हम सामान्य प्रवृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि जो गिरावट का काल आया वो मध्यकाल हुआ। और भारत में अगर आप देखेंगे तो इसका 2 फेज आपको दिखाई देगा। एक फेज आपको दिखाई देगा किसका, एक फेज दिखाई देगा सल्तनत युग का, सल्तनत युग का, और दूसरा दिखाई देगा आपका मुगल काल का। मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि सल्तनत काल और मुगल काल में भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों में जो वो मूल्य थे समाज के, सोसाइटी के, बहुत सारी बुराइयां आ गईं, और इसीलिए नई संस्कृतियों का उदय हुआ। और ये इस्लाम पर नेतृत्व जो किया वो उसने किसने किया, इस्लामिक राज्यों ने किया, सल्तनत और मुगल काल में, है ना, जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे, राइट। तो ये मध्य युग का था। निश्चित रूप से आप ये जानते रहिए कि मध्य युग में भारतीय जो संस्कृति के जो मूल तत्व थे गायब नहीं हुए, बल्कि उसमें कुछ बुराइयां आईं, और इसीलिए नए मूल्यों का इसमें क्या हुआ, सृजन हुआ, और आगे चल करके उन सारे मूल्यों से एक समेकित संस्कृति का क्या हुआ, एक समेकित संस्कृति का निर्माण हुआ, राइट। तो निश्चित रूप से मध्यकाल को इन संदर्भों में देखा जाना चाहिए, और ये गिरावट एक निश्चित बिंदु तक होती है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे, हालांकि ग्राफ में हमने लगातार गिरावट नहीं दिखाया है, लेकिन एक ऐसा बिंदु आएगा जहां हम लोग क्या करेंगे, जहां से पुनर्जागरण की बात हम करना शुरू करेंगे, रेनेसा, और पुनर्जागरण से आगे का जो समय होता है वो आधुनिक काल का होता है। और आप देखिएगा न केवल हिंदुस्तान में बल्कि
विश्व में कहीं भी पुनर्जागरण हुआ या आधुनिकता की शुरुआत हुई तो उसकी एक सामान्य प्रवृत्ति आप देखेंगे, वो ये कि पुनर्जागरण में अतीत की प्रेरणा ली जाती है। आप देखिए, आप 19वीं शताब्दी के जितने भी सामाजिक सुधारक आपको दिखाई देंगे, उन सुधारकों की खासियत आपको होगी कि वो वेदों से प्रेरणा लेंगे। अगर इस्लाम में भी सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों को देखेंगे तो वो कुरान से प्रेरणा लेंगे, अतीत पास्ट से प्रेरणा लेकर के और फिर एक नई शुरुआत करेंगे, और इसे कहा गया पुनर्जागरण कहा गया। अब आप इस बात को ध्यान में रखिए कि पुनर्जागरण का मतलब ये जागरण है, अवेकनिंग है ये, जब आप पहली बार विकास कर रहे हैं। और ये क्या है, रीअवेकनिंग है या रिनेसा है, पुनर्जागरण है। यानी बीच में जो कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां आ गई थीं उनसे बाहर निकलने का प्रयास है, और वहीं से आधुनिकता की शुरुआत होती है। आपको बता दूं, ये इस आधुनिकता के जो लक्षण हैं वो क्या हैं? किसे आप आधुनिकता कहेंगे? जब आपको दिखाई देगा वहाँ पे तर्कवाद दिखाई देगा, बुद्धिवाद दिखाई देगा, इंटेलेक्चुअलिज्म दिखाई देगा, मानववाद दिखाई देगा, ह्यूमनिज्म दिखाई देगा, मानववाद। ये 3 पिलर हैं आधुनिकता को पहचानने के लिए। और इस संदर्भ में अगर आप देखें कि क्या आज की भी जो सोसाइटी है वो पूर्णतया आधुनिक है, पूर्णतया मॉडर्न है? जाहिर सी बात है, अगर तर्कवाद, बुद्धिवाद, मानववाद जैसी चीज़ें नहीं हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम जो है मध्ययुगीन प्रवृत्तियों में आज भी जी रहे हैं। हालांकि मैं पहले भी कह रहा हूं कि इतिहास एक मानविकी विषय है, और मानविकी विषयों में इस तरह से ग्राफिकल एनालिसिस करने का जो साहस करना थोड़ा सा कठिन है। और विवाद तो मैंने बताया ही कि किसी भी प्रकार का अगर आप विभाजन करेंगे तो विवाद रहेगा ही रहेगा। फिलहाल मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक की जो अवधारणा है वो इसी ग्राफ को फॉलो अप करती है, समय चाहे कुछ भी रहे। आपको बताऊं, आधुनिकता का जो अगला चरण है, हालांकि आपको इसको इतिहास में नहीं समझना है, लेकिन आप जानते रहिए आधुनिकता में भी 3 चरण आ जाता है। आधुनिक पुनर्जागरण से शुरुआत होगा, उसके बाद प्रबोधन आएगा, है ना, इनलाइटनमेंट पीरियड आएगा, जैसा कि यूरोप में, अमेरिका में आया, भारत में भी आया, लेकिन वो उतना प्रभावी आपको नहीं दिखा क्योंकि औपनिवेशिक सत्ता थी। तो प्रबोधन क्या होता है? प्रबोधन में आधुनिकता की बातों को ही माना जाता है, बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि आधुनिक युग की शुरुआत होती है तो अतीत से प्रेरणा लिया जाता है, और जब प्रबोधन की बात होती है तो हम वहाँ पे विज्ञान के प्रयोगों को और विज्ञान के नियमों का सहारा लेते हैं। हम इसलिए नहीं मानते कि ऐसा वेदों में लिखा है, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वैज्ञानिक रूप से वो अवधारणाएं जो हैं वो क्या हैं, सिद्ध की गई हैं। क्लियर है? तो ये सामान्य रूप से हमने आपको यहाँ पे इतिहास के वर्गीकरण की चर्चा की कि किस तरह से एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न का डिवीजन हुआ। अब आपको बताएं, इस डिवीजन से ही काम चलने वाला नहीं है। अब हम इसको सुविधा के अनुसार से कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप देखें कि हमने आपको इसके पहले जो बताया कि प्रागैतिहास है, प्रागैतिहास में स्टोन एज को ही हम 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। पुरा पाषाण को भी हम 3 भागों में बांट लेते हैं, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर वैदिक युग है। आप चाहिए तो एक एक चैप्टर को क्लासिफाई कर लीजिए। क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे एट ए ग्लांस दिमाग में रख सकते हैं। और आपको बताऊं, चाहे हम किसी भी युग में की चर्चा करें, उस युग में हम जब जाएंगे तो वहाँ पर केवल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ को ही देखेंगे, राइट। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, जैसे हम जब इस ग्राफ की बात करते हैं, जैसे प्राचीन काल से मध्य काल में आप आते हैं, मान लीजिए गुप्त युग को आपने प्राचीन काल मान लिया, राइट, और प्राचीन काल से मध्य काल में आते हैं तो ये लगभग 600 में ख़त्म हो जाएगा और मध्यकाल की शुरुआत हो जाएगी कब?
1000 में हुई, या आप 1206 से अगर मानते हैं तो ये 500-600 सालों का इतिहास कहाँ जाएगा। जाहिर सी बात है, उसके लिए हम लोग एक टर्मिनोलॉजी करते हैं इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में, वो है पूर्व मध्यकाल का, राइट। उसी तरह से आप यहाँ मुगल काल को अगर आप देखें तो मुगल काल अमूमन आप देखेंगे कि 1707 तक आप लोग चर्चा करेंगे। फिर 1707 से लेकर के 1857 का समय क्या है, वो आधुनिक युग में की किताबों में भले लिखा हुआ हो, लेकिन वास्तव में 1707 से आधुनिकता की शुरुआत थोड़ी हो जाती है, राइट। तो हम 1707 से 1857 के समय को क्या कह लेते हैं, उत्तर मुगल काल कह लेते हैं, है ना, लेटर मुगल पीरियड कह लेते हैं, उत्तर मुगल काल। लेटर मुगल पीरियड ये, लेकिन ये सारी सुविधाएं क्या हैं, अपनी सुविधाएं हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, राइट। और आगे चल करके कल से जब हमारी क्लासेज होंगी तो कल भी हम अवधारणात्मक बातें ही करेंगे, खास करके इतिहास के अध्ययन के स्रोत और स्रोतों की प्रकृति। वहाँ से आपका यूपीएससी का पहला टॉपिक शुरू होता है। जैसे ही आप देखेंगे तो फर्स्ट टॉपिक जो रहता है वो यही रहता है, राइट। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल हम लोग फिर इसी समय पे मिलते हैं।